एकेडमी। मेरा नाम रोशन कुमार। हम आपको CUET यूजी के BA LLB कोर्स के अंतर्गत आने वाले लीगल स्टडीज़ के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसमें कि आज सबसे पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को डिस्कस करेंगे। उसमें आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसका हिंदी मतलब होता है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लागू किया गया एक कानून है। उस टाइम हमारे देश में, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, सो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स। उस टाइम हमारे देश में ब्रिटिश का राज्य था और ब्रिटिशर्स ने ही इस एक्ट को बनाया था और उसी टाइम में इसको लागू किया गया था। ठीक है। इसके बाद आता है कि होता क्या है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा क्या है। तो संविदा क्या है इसके बारे में लिखा गया है सेक्शन 2 के H में, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है। इसमें देखिए लिखा गया है एज पर सेक्शन 2H ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज के सेक्शन 2H में इसको बताया गया है कि एन एग्रीमेंट, कोई भी समझौता, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी समझौता जब कानूनी रूप से किया जाएगा, कानून के अंतर्गत किया जाएगा, तो वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, संविदा कहलाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो समझौता आप कर रहे हैं, कोई भी एग्रीमेंट जो आप कर रहे हैं, वो कानून के अनुरूप ही होना चाहिए, कानून के अनुरूप से बाहर नहीं होना चाहिए। आप इलीगल कोई भी चीज के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है उसके बाद हम आ जाएंगे प्रपोजल पे कि प्रपोजल क्या होता है, जो कि सेक्शन 2A में बताया गया है। 2A में बताया गया है प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। प्रपोजल इज इक्वल टू प्रस्ताव। ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है इसमें, व्हेन अ पर्सन, कोई एक आदमी, कोई भी एक आदमी, सिग्निफाइज, अपनी इच्छा को बताता है। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब इच्छा, टू अनदर, अपनी इच्छा को क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, क्या अपनी इच्छा क्या करने के लिए, कुछ करने के लिए बताता है, विलिंगनेस टू डू। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, अपनी इच्छा को बताता है कुछ करने, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या कुछ करने से रोकने, कुछ करने से रोकने के लिए। किस चीज के लिए, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, क्या कि एक आदमी जो है अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति को बताता है कि हम ये करना चाहते हैं या आपको ये करने से रोकना चाहते हैं, और उसकी एसेंट लेता है। एसेंट मतलब होता है सामने वाली पार्टी का हामी लेना। एसेंट मतलब होता है सामने वाली पार्टी का हामी लेना, मतलब उससे पूछना कि क्या आप ये करना चाहते हैं, उसको ऑफर दे रहे हैं कि आप ये करना चाहते हैं। ठीक है। और एक होता है कंसेंट। एसेंट और कंसेंट दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर ये होता है कि एसेंट एक पार्टी का होता है, कभी भी अपोजिट पार्टी का। कंसेंट दोनों पार्टी का होता है। दोनों पार्टी को मिला के जो बात निकल के आती है उसको कंसेंट कहते हैं। ठीक है। ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटेन, ही इज सेड टू बी मेक अ प्रपोजल। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रपोजल कहेंगे। अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में देखें तो इसका मतलब ये होता है जब एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ करने या कुछ करने से रोकने के लिए कहता है या फिर उसकी एसेंट लेता है, उसी को हम प्रपोजल कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए ने बी को बोला, क्या तुम, मेरे पास एक पेन है,
क्या तुम यह पेन 10 रुपए में मेरे से लोगे? ए ने बी को बोला, मेरे पास एक पेन है, क्या तुम इस पेन को 10 रुपए में लोगे? तो बी ने कहा कि हाँ। बी बोला यस, मैं इस पेन को लूंगा आपसे 10 रुपए में। यहां पे जो ए ने बी को बोला क्या तुम इस पेन को 10 रुपए में लोगे, तो ए का क्या था, पेन बेचने का अपना एक इच्छा था कि हम इस पेन को बेचे। क्या था ए का इच्छा था, और अपनी इच्छा को वो क्या किया, जाहिर किया। किसके सामने जाहिर किया? बी के सामने। अब किस लिए जाहिर किया? उसकी एसेंट लेने के लिए। क्या लेने के लिए? उसकी एसेंट लेने के लिए। क्या तुम लेना चाहोगे? जब बी बोल दिया कि हाँ हम लेना चाहेंगे, जब बी एक्सेप्ट कर लिया तो वहीं पे ये प्रपोजल हो गया। ठीक है, जब वो एक्सेप्ट कर लिया, अपना एसेंट दे दिया, इसी को हम प्रपोजल कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस जो है वो सेक्शन 2B में बताया गया है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज के। किसमें बताया गया है? सेक्शन 2B में बताया गया है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज के। इसमें यह कहता है when the person, ध्यान से सुनिएगा, when the person to whom a proposal is made, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने प्रपोजल करता है, किस लिए? उसका एसेंट लेने के लिए, अपनी इच्छा को जाहिर करता है। किस लिए? उसका एसेंट लेने के लिए। जब एसेंट मिल जाता है, जब एसेंट मिल जाता है तो वही प्रपोजल जो है एक्सेप्टेड हो जाता है। मान लीजिए हमने प्रपोजल दिया, ए ने बी को प्रपोजल जब दिया, बी ने जब एक्सेप्ट कर लिया, इस बी ने जब एक्सेप्ट कर लिया, तो जब एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसके बाद बन जाएगा प्रॉमिस। एक बार और समझिए इस चीज को। प्रॉमिस जो है वो सेक्शन 2B में दिया गया है। इसमें बेयर एक्ट के लैंग्वेज में यह कहा जाता है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट थ्रेटो the proposal is said to be accepted and a proposals when accepted becomes a promise। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल देता है और जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो जब एक्सेप्टेंस हो गया तो वहां से वह प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वह अगले स्टेज में प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस मतलब होता है हिंदी में वादा, वादा करार कर लिया जाता है। ठीक है, अब जब वादा करार करेंगे, वादा करार जब हम करेंगे तो ऐसे तो करेंगे नहीं। यहां पे जो हम 10 रुपए जो लिखे हैं, इसका भी तो कुछ मतलब होता होगा, इस 10 रुपए का भी तो कुछ मतलब होता होगा। अब उस 10 रुपए को कानूनी भाषा में कंसीडरेशन कहा जाता है। उसी 10 रुपए में जिसके एवज में हमको कुछ मिल रहा है, उसको हम कंसीडरेशन कहते हैं, जो कि सेक्शन 2D में बताया गया है। बेयर एक्ट के सेक्शन 2D में बताया गया है। क्या बताया गया है? when at the desire of the promisor, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or absence of promise is called a consideration। इसका मतलब ये होता है कि जब प्रोमिसर के डिजायर पे, प्रोमिसर के इच्छा या प्रोमिसर जो बातें बताई गई है, प्रोमिसर जो बातें बताया है उसके डिजायर पे जब प्रोमिसी मतलब होता है जिसको प्रॉमिस किया गया। ए ने बी को प्रॉमिस किया, ए ने बी को जब ऑफर दिया तो बी यहां पे प्रॉमिसी होगा, बी यहां पे प्रॉमिसी होगा।
और ए क्या होगा, प्रोमिसर, ए प्रोमिसर। ठीक है, ए ने जब बी को कोई ऑफर दिया तो ए यहां पे बनेगा प्रोमिसर, बी बनेगा प्रोमिसी। तो वही बात यहां कह रहा है कि जब प्रोमिसर के डिजायर पे, प्रोमिसर के बातों पे, जब प्रोमिसी या फिर उसके एवज में कोई अदर पर्सन, उसके जगह पे कोई अदर पर्सन अगर ये एसेंट देता है कि हाँ ठीक है मैं इस काम को करूंगा इतने रुपए में, या फिर किसी भी तरह का कंसिडरेशन के बारे में बात होती है, उसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं। प्रतिफल के बारे में बात होती है, उसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब प्रपोजल हो गया, प्रपोजल हो गया, प्रपोजल के बाद प्रॉमिस हो गया, अब जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन भी जुड़ गया तो अब क्या बनेगा, जब कंसिडरेशन जुड़ गया तो आगे कुछ और बनेगा। क्या बनेगा, तो एग्रीमेंट बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है जो कि सेक्शन 2E में बताया गया है। इसमें यह कहता है एवरी प्रॉमिस, हर प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन टू ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई भी प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन के साथ किया जा रहा है, तो वह क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब समझौता बन जाएगा, एक दूसरे के बीच समझौता बन जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को हम फिर से लेते हैं और इस चारों चीज को एक एग्जाम्पल से हम समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक आदमी है, ठीक है, बी दूसरा आदमी है, ठीक है। ए ने बी को बोला क्या तुम मेरा यह पेन जो है वह तुम 10 रुपए में लोगे। बी ने सबसे पहले क्या किया, पेन के बारे में प्रपोजल दिया। क्या किया, प्रपोजल दिया। ए ने बी को प्रपोजल दिया, क्या आप मेरा पेन लोगे, ठीक है, प्रपोजल दे दिया। अब बी का एसेंट की जरूरत है, बी ने एसेंट दिया कि हाँ ठीक है मैं आपका पेन जो है 10 रुपए में ले लूंगा। जब ले लूंगा, जब उसने एसेंट दे दिया तो अब क्या बन गया, दोनों के बीच में एक वादा बन गया। क्या बन गया, एक वादा बन गया, प्रॉमिस बन गया। ए और बी के बीच में क्या बना, एक प्रॉमिस बना। अब पेन देंगे, ये बोला हम लेंगे। अब इसमें रेट आया, फिर क्या कितने रुपए में देंगे, कितने रुपए में लेंगे, तो 10 रुपए जो आया ये 10 रुपए हो गया। यहां पे एक के लिए क्या हो गया, 10 रुपए कंसिडरेशन, और बी के लिए क्या हुआ कंसिडरेशन, तो ये जो पेन दिया जा रहा है बी को, ये बी के लिए कंसिडरेशन हुआ, और ए को जो 10 रुपए दिया जा रहा है वह ए के लिए कंसिडरेशन हुआ। अब जब कंसिडरेशन आ गया, प्रतिफल आ गया, तो अब इसके आगे एग्रीमेंट बन जाता है, दोनों के बीच में अब समझौता हो गया। अब क्या हो गया, ए और बी के बीच में एक समझौता हो गया, एक एग्रीमेंट बन गया। अब जब एग्रीमेंट बन गया तब इसके आगे देखते हैं। एग्रीमेंट जब बन जाता है उसके बाद इसमें एक चीज और आता है, वो आता है एग्रीमेंट के बाद इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, तो कभी भी ये कहा गया है कि जब प्रपोजल होगा, पहला तो प्रपोजल हो जाएगा, जब प्रपोजल हो जाएगा तो प्रॉमिस बन जाएगा। प्रपोजल क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। प्रपोजल के बाद प्रॉमिस, जब तक ये हो रहा है तब तक तो ठीक है। उसके आगे प्रॉमिस के बाद क्या आएगा, कंसिडरेशन आ जाएगा कि हाँ इतना रुपए में हम लेंगे, ये हो गया कंसिडरेशन। उसके बाद आया एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट के बाद जो आएगा वो होगा इनफोर्सिएबिलिटी। क्या इनफोर्सिएबिलिटी का मतलब, जो कि आपको ऑलरेडी हम बोले हैं कि इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। क्या मतलब होता है इसका, इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ मतलब कानून के अनुरूप होना चाहिए, जो कि सेक्शन 2H में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसमें बताया है कभी भी जब इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ होगा, इनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, कानून के अनुरूप होगा, तभी एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्रीमेंट तो बन गया, अब एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, कानून के अनुरूप होना चाहिए, कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। हम मर्डर करने के लिए
किसी का डकैती करने के लिए, किसी के यहाँ रॉबरी करने के लिए हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी लीगल चीज पे ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे आता है गोल्डन रूल। ठीक है, इसी में जब हम आगे बढ़ देखेंगे तो इसमें आता है गोल्डन रूल, जो कि सीयूटी के पेपर में हर बार लीगल स्टडीज में इससे एक न एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। गोल्डन रूल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का गोल्डन रूल क्या होता है, जो अभी तक हम पढ़े हैं उसी पे ये भी आधारित होता है। पहला चीज होता है क्या, प्रपोजल। सबसे पहले प्रपोजल आएगा। क्या आएगा, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव आ गया। ए ने बी को बोला आप मेरा पेन 10 रुपए में लेंगे। क्या हुआ, 10 रुपए में लेंगे। ए ने बी को बोला, ये उसने ए ने बी को क्या किया, प्रपोजल दिया। तो पहले आएगा प्रपोजल। उसके बाद जब बी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, तो दोनों जुड़ जाएगा। जब दोनों हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अंत में बन जाएगा प्रॉमिस। अंत में बन जाएगा प्रॉमिस, वादा। अंत में बन जाएगा प्रॉमिस मतलब वादा, एक दूसरे के बीच में वादा हो गया। अब ये प्रॉमिस जो है यहां से उठकर नीचे आएगा। प्रॉमिस आ गया नीचे। अब प्रॉमिस के साथ क्या जुड़ेगा, प्रतिफल जुड़ेगा, इक्वल टू कंसिडरेशन जुड़ेगा। जब ये दोनों जुड़ेंगे तब आगे वाला क्या बनेगा, समझौता। क्या बनेगा, एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच में अब क्या हो जाएगा, कोई भी दो पार्टी के बीच में अब क्या बन जाएगा, जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन जुड़ जाएगा तो एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, और जब एग्रीमेंट जो है, फिर अब यहां से एग्रीमेंट उठ के आएगा यहां। अब जब एग्रीमेंट यहां आ गया, ठीक है, तो अब एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, इनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। इनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा, लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, संविदा बन जाएगा। इसमें जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछता है, सीयूईटी में जो पैटर्न रहा है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है। नॉर्मल आपको क्वेश्चन दे देगा क्या, कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जब मिलाए जाते हैं तो क्या बनता है। आपको सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, प्रॉमिस बनेंगे। प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलेंगे तो क्या बनेंगे, एग्रीमेंट बनेंगे। और अगर एग्रीमेंट और इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मिल जाएगा तब क्या बनेगा, संविदा बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पे प्रपोजल ही वैलिड नहीं है, अगर प्रपोजल ही वैलिड नहीं है, प्रपोजल जो दिया जा रहा है वो लॉ के अनुरूप नहीं दिया जा रहा है, मर्डर के लिए दिया जा रहा है कि तुम जो है ना, ए जो है बी को बोला कि तुम क्या करो, सी का ना मर्डर कर दो। तुम अगर मर्डर कर देते हो ना सी का, तो हम तुमको ना 5 लाख रुपया देंगे। तो ये जो ए ने बी को जो प्रपोजल दिया कि हम तुमको 5 लाख रुपया देंगे, किस चीज के लिए, मर्डर के लिए। तो क्या यहाँ पे जो मर्डर की जो बात बोल रहा है, ए प्रपोजल दे रहा है, क्या वो इनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, कभी भी नहीं होगा। और जब प्रपोजल ही गलत हो गया तो क्या प्रॉमिस बनेगा, जब प्रपोजल ही गलत हो जाएगा तो क्या प्रॉमिस बनेगा। क्या जब प्रॉमिस नहीं बनेगा तो क्या वो कभी बाद में लास्ट में आके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए प्रपोजल तो सही था, एक्सेप्टेंस भी सही था, यहां तक हम सही ले आए, लेकिन हुआ क्या, कंसिडरेशन में आके कुछ पेच फंस गया। कंसिडरेशन एडुकेट नहीं है, कंसिडरेशन या फिर कुछ है ही नहीं इसमें, कंसिडरेशन में कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो क्या एग्रीमेंट बनेगा, आगे नहीं बनेगा। यहीं पे फिर ये भी समाप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए कंसिडरेशन भी सही हो गया, कंसिडरेशन तक भी ठीक आया, तब तो एग्रीमेंट बन गया। जब कंसिडर ये सब चारों चीजें जब सही हो गई तो एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट तो बना, लेकिन वही वाली बात है कि मर्डर की बात हो रही थी। जब मर्डर की बात हो रही थी तो ये इनफोर्सिएबल बाय लॉ है, नहीं है, तो नहीं है, तो लास्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा, चाहे जो हो जाए। तो इसके लिए आप क्या समझ में आया, इसमें ये समझ में आया कि इसमें जितने भी चीजें दी गई हैं उन सभी को लीगली एनरोल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, तभी जाके एट लास्ट हम प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट जो है हम बना पाएंगे। ठीक है, इसके बाद
कुछ और भी डेफिनेशन है जो कि आपके बेयर एक्ट में दिए गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि हम अभी देखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए प्रोमिसर और प्रोमिसी का डेफिनेशन, ठीक है। प्रोमिसर और प्रोमिसी का जो कि सेक्शन 2C में बताया गया है। क्या बताया गया है कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो व्यक्ति, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है, जो व्यक्ति प्रपोजल बना रहा है, वह क्या कहलाएगा? प्रोमिसर। वह क्या कहलाएगा? प्रोमिसर। इसके आगे लिखा है एंड पर्सन, जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, वह क्या कहलाएगा? प्रोमिसी। जो कि हम आपको पहले ही बताए थे एग्जाम्पल के व्यू से, कि जो ए ने बी को जब बोला तो ए क्या बना? प्रोमिसर बना। बी क्या बना? प्रोमिसी बना। उसी चीज को सेक्शन 2C में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले कुछ और प्रॉमिस कर देना। हमने एक प्रॉमिस तो किया कि हाँ ठीक है मैं ये लूंगा, लेकिन उसके बदले में सामने वाला पार्टी भी एक और नया प्रॉमिस हमसे कर रहा है, उसी को हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रोमिसेस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन, प्रोमिसेस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसका मतलब ये होता है, जब ए ने बी को जब बोला कि आप पेन लोगे, ए ने बी को बोला कि आप पेन लोगे 10 रुपए में, तो यहां उस टाइम तो 10 रुपए इसका कंसिडरेशन था, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ए ने सीधे बी को बोला आप पेन लोगे, कंसिडरेशन कुछ बताया नहीं, ठीक है। तो बी ने बोला ठीक है सर हम आपसे पेन तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पेन ले लेंगे आपसे। लेकिन इसके जगह पे बी ने क्या कहा कि हम भी आपको एक चीज देंगे, पेन के बदले में हम आपको कोई भी एक वस्तु जो है उसके हिसाब से जो ए के लिए जो यूजफुल था वो हम देंगे। वो हम बी जो क्या करेगा, वो ए से पेन लेगा, ठीक है, वो बी के लिए यूजफुल हुआ। अब बी ने कहा कि सर आपके लिए जो भी यूजफुल हो, ए को कहा कि आपके लिए जो भी यूजफुल है हम वो एक वस्तु जो है हम आपको दे देंगे। तो यहां पे क्या हुआ, बी ने ए को प्रॉमिस किया, फिर बी ने ए को प्रॉमिस किया। तो यहां पे जब एक दूसरे को प्रॉमिस हुआ, यहां पे कोई कंसिडरेशन क्या हुआ, ये पेन जब इसके पास गया तो इसके लिए ये कंसिडरेशन हुआ, कोई अदर सामान, कोई अदर ऑब्जेक्ट जब ए के पास आया तो ये ए के लिए कंसिडरेशन हो गया। इसी को हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। इसके बाद आता है 2G की बात, वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट क्या होता है? 2G वाइड एग्रीमेंट, इसका मतलब ये होता है जब भी एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, जब भी कोई समझौता कानून के अनुरूप नहीं होता है तो वह उसको वाइड मान लिया जाएगा, मतलब शून्य मान लिया जाएगा। इसका मतलब होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो निरस्त कर दिया जाएगा। क्या होना चाहिए? इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। उसके बाद आता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल क्या होता है? ये दिया है सेक्शन 2KI में, यहां मिस प्रिंट है, सेक्शन 2KI में बताया गया है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि क्या होता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, एक एग्रीमेंट तो है एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट तो है एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज थेटो।
एक एग्रीमेंट जो है, एक समझौता जो है, वो कानून के अनुरूप तो है, लेकिन वह किसी एक पार्टी या फिर उसके एवज में कोई और आदमी के अनुरूप में है। वो अगर वो चाहे तो उसको वॉइड करार दे सकता है, अगर वो चाहे तो उसको वैलिड करार दे सकता है। मतलब जो सामने वाला जो पार्टी होगा उस पे ये पूरे जिम्मेदार है कि वह इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएगा कि यहीं पे शून्य करार करवा देगा। ठीक है, उसी को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसके बाद आता है, अच्छा, इसके बाद आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये था आपका वॉइड एग्रीमेंट। उसके बाद आता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या लिखा है, इसमें आप देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 2J में बताया गया इस चीज के बारे में। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इनफोर्सिएबल। सेम वही लैंग्वेज को यहां भी लिखा गया है, यहां लिखा गया है नॉट, यहां लिखा गया है सीज। सही से अगर आप देखिएगा तो दोनों का मतलब एक ही होगा। जब वाइड एग्रीमेंट ही हो जाएगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? उसी टाइम नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी बेयर एक्ट में अलग अलग इसको डिफाइन किया गया है समझने के लिए। जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है, उसी वक्त ये क्या बन जाता है? वाइड बन जाता है। इसमें आगे लिखा है, दिस डेफिनेशन प्रिज्यूम दैट इन सीजेस ऑफ वाइड contract there is no wide ab initio to be termed a contract till must have been a contract at the some point of time। ठीक है, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा, इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा, वह उसी वक्त जो है वाइड बन जाएगा। और ये हमारे कानून के अनुरूप ये प्रिज्यूम किया जाता है, ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड है कि जब वो इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा। मतलब शुरू से ही वो शून्य होगा, शुरू से ही शून्य होगा, मतलब उसका बाद में कोई वैलिड होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। वो शुरुआत से ही खत्म था, उसका शुरुआत से ही जो एग्रीमेंट, जो प्रपोजल हुआ, जो प्रॉमिस हुआ, जो कंसिडरेशन हुआ, जो एग्रीमेंट बना, वो सब जो है निरस्त किया गया। मतलब शून्य चलता आ रहा था, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है। कुछ तो अंतर होता होगा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ ना कुछ माइनर अंतर होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो आइए हम देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है असल में। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? क्या है डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? तो सेक्शन 2E को जब आप पढ़िएगा, सेक्शन 2E में ये लिखा है, एवरी प्रॉमिस and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement। कोई भी वादा जब एक कंसिडरेशन के साथ किया जाता है एक दूसरे के साथ, तो वह एग्रीमेंट होता है, मतलब समझौता होता है। जब कोई वादा, एक कंसिडरेशन, एक प्रतिफूल, उसके लिए मूल्य, कोई भी कीमत अगर आप चुका रहे हैं, बदला चुका रहे हैं उस चीज के एवज में, तो वह क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। लेकिन इसी के आगे लिखा है, दस एन एग्रीमेंट कंप्राइजेस ऑफ अ प्रॉमिस और प्रोमिसेस फ्रॉम बोथ साइड। इसमें क्या है? बोथ साइड। एग्रीमेंट क्या होगा? दोनों तरफ से होगा, बोथ साइड से जो है प्रॉमिस फुलफिल किया जाएगा। मतलब बोथ साइड के तरफ से जो है प्रॉमिस किया जाता है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देखिए, यहां पे लिखा है, ए जो है, ए ने बी को क्या कहा? रेडियो डिलीवर करने के लिए प्रॉमिस किया। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर हिज रेडियो टू बी। ए जो है अपना रेडियो जो है वह बी को डिलीवर करने के लिए प्रॉमिस किया। ठीक है, अब बी क्या किया? इन रिटर्न, बी इन रिटर्न में क्या किया? बी जो है वह किया कि ठीक है, हम इसके जगह पे हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 1000 रुपया देंगे। यहां पे क्या हुआ? ए क्या प्रॉमिस किया? ए प्रॉमिस किया कि हम बी को रेडियो देंगे। ए का प्रॉमिस क्या है? रेडियो देने के लिए है। लेकिन बी का प्रॉमिस क्या है? यहाँ पे बी का प्रॉमिस है 1000 रुपया हम ए को देंगे। ये दोनों के बीच में आपसी
प्रॉमिस हुआ, और जब दोनों पार्टी के बीच में जब प्रॉमिस होता है तो वही जाके आगे एग्रीमेंट बन जाता है। और यही एग्रीमेंट जो है आगे अगर इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ हो जाएगी, यही एग्रीमेंट अगर आगे इनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है, क्या हो जाता है, इनफोर्सिएबल बाय लॉ, इनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो क्या बन जाएगा, यही एग्रीमेंट अगर इनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वह जो है आगे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, संविदा कहेंगे उसके आगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे बात आती है वाइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कुछ तो डिफरेंस होता होगा, तो आइए देखते हैं वाइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, वाइड एग्रीमेंट इज अ न्यूलिटी फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन एंड नो राइट एक्योर टिल देन। वाइड एग्रीमेंट जो होता है वो शुरू से ही नल होता है, शुरू से ही शून्य होता है, उसका इसमें कोई प्रिज्यूम ही नहीं कर सकता कि हाँ वो कभी सही रहा होगा। वाइड का मतलब ही हो गया शुरू से ही कहानी खत्म है उसका, शुरू से ही मतलब वो नल है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, उसको हम कभी वैलिड करार दे ही नहीं सकते हैं चाहे जो हो जाए। ठीक है, इसी को हम वाइड कहते हैं। वो मतलब जिस दिन स्टार्टिंग हुआ किसी भी एग्रीमेंट का, किसी भी प्रॉमिस का, किसी भी प्रपोजल का, उसी दिन हम कुछ गलत ऐसा एग्रीमेंट किए, ऐसा प्रपोजल दिया या फिर ऐसा प्रॉमिस किए जो कि शून्य करार था, जो कि लॉ के हिसाब से सही नहीं था। लेकिन वही अगर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड होता है जब तक कि कोई एक पार्टी जो है वह उसको वाइड करार न करवा दे, जब तक कि उसको वाइड करार ना करवा दे। मतलब वाइडेबल में क्या हो गया, वाइडेबल में दोनों चीज पॉसिबल है, हो सकता है ये वाइड हो जाए, हो सकता है ये वैलिड हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके आगे इसमें सबसे अहम जो आता है लीगल मैगजीम, उसका नाम है कॉन्सियस एंड इडम। कॉन्सियस एड इडम जो कि कॉन्ट्रैक्ट का सबसे मेन लीगल मैगजीन के रूप में माना जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए इस चीज का होना सबसे जरूरी है। कॉन्सियस एड इडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब अगर आप समझे तो ये, ए ने बी को जब प्रपोजल दिया, ए ने बी को जब प्रपोजल दिया, जब प्रपोजल बी ने एक्सेप्ट किया और जो प्रॉमिस बना वो मीटिंग ऑफ माइंड से बना, दोनों के आपसी समझौते से बना, उसी को हम मीटिंग ऑफ माइंड कहते हैं। इसी का लीगल टर्म है ये कॉन्सियस एड इडम, जो कि आपके एग्जाम में हर बार कभी ना कभी इसको पूछा ही गया है कहीं ना कहीं, कॉन्सियस एड इडम। ठीक है, इस कॉन्सियस एड इडम का जो कॉन्सेप्ट है ये आया था लॉर्ड हैनन इन स्मिथ वर्सेस ह्यूग्स के केस में। ये एक इंग्लैंड का केस है, ठीक है, उसमें इस चीज का कॉन्सेप्ट जो है लाया गया था। लॉर्ड हैनन इन स्मिथ वर्सेस ह्यूग्स के केस में कॉन्सियस एड इडम का जो है कॉन्सेप्ट आया था। कभी कभार आपसे ये केस भी पूछ देता है कि हाँ किस केस में जो है कॉन्सियस एड इडम का जो है कॉन्सेप्ट जो है लाया गया था। तो आपको क्या याद करना है, लॉर्ड हैनन इन स्मिथ वर्सेस ह्यूग्स, इसके केस में कॉन्सियस एड इडम का जो है कॉन्सेप्ट लाया गया। इस केस में यह कहा गया इट इज एसेंशियल टू क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्या चीज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, दैट द बोथ पार्टीज शुड एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्या कह रहा है, सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो दोनों पार्टी है वो दोनों पार्टी एक समान एक विचार से आपसी मिलाप होना चाहिए। इसका है क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द बोथ पार्टी शुड एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसका इस केस में यही हेल्ड किया गया था, इसी को हम कहते हैं कॉन्सियस एड इडम, मीटिंग ऑफ माइंड। आगे आइए, अब हम यहां से अब अपना पूरा बैरक शुरू करते हैं। वो ओवरव्यू था कॉन्ट्रैक्ट का, क्या क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां से हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बाय एक सेक्शन जो है हम आगे रीड करेंगे, जो जो आपके इंपॉर्टेंट्स हैं आपके एग्जाम के परव्यू से, उन सभी को हम अब आगे धीरे धीरे रीड करते आगे जाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है प्रपोजल, जो कि हम ऑलरेडी आपको सेक्शन 2A के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी हम बताए हैं। प्रपोजल और ऑफर, प्रपोजल को ही क्या कहते हैं, ऑफर।
प्रस्ताव, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, ऑफर मतलब भी प्रस्ताव, दोनों। ये जो ऑफर है ये इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लैंड का लैंग्वेज है। इंग्लैंड में क्या वर्ड यूज किया जाता है? ऑफर। लेकिन इंडिया में क्या यूज किया जाता है? प्रपोजल। दोनों का मतलब सेम होता है। ऑफर इंग्लैंड का लैंग्वेज है, प्रपोजल इंडिया का लैंग्वेज है। ठीक है। इसमें आता है प्रपोजल लाइज एट द वेरी रूट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है जो प्रपोजल है वो एक जड़ है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक जड़ माना गया है प्रपोजल को। प्रपोजल क्या है? एक जड़ है। किसी भी पेड़ का सबसे मेन चीज क्या होता है? उसका जड़ होता है। जब तक अगर जड़ नहीं होगा तो क्या पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा। उसी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसका जड़ क्या है? सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला चीज आता है यहाँ पे प्रपोजल। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सेक्शन 2A में लिखा है when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent that other such act or abstains he is said to be being a proposal, to make a proposal। यहां पे वन पर्सन, यहां पे पर्सन क्या हो सकता है? पर्सन क्या होगा? एक पर्सन, इसमें हम इसमें ये कह सकते हैं कि पर्सन जो है वह लीगल पर्सन होना चाहिए। लीगल पर्सन अब कैसे? जैसे हो सकता है कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन हो सकता है, हम आप कोई भी। एक जुरिस्टिक पर्सन हो सकता है, या फिर कोई कॉरपोरेशन हो सकता है। पर्सन का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ कोई व्यक्ति ही होगा, कोई ह्यूमन बीइंग ही होगा। पर्सन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कोई ह्यूमन बीइंग ही होगा, उसमें इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। नेचुरल भी हो सकता है, जुरिस्टिक भी हो सकता है, और कॉरपोरेशन भी हो सकता है। ठीक है। वो क्या करता है? अपनी इच्छा को जाहिर करता है। सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस जो है कभी भी वॉलंटरी होना चाहिए। विलिंगनेस क्या होना चाहिए? अपनी बात को जब हम रख रहे हैं तो वो किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। वो कभी भी क्या होना चाहिए? विलिंगनेस का यहाँ पे मतलब क्या बताया गया? विलिंगनेस का मतलब बताया गया है इट्स अ वॉलंटरी वन। ये अपनी इच्छा के हिसाब से होना चाहिए। हम किसी को दबाव में अंडू इन्फ्लुएंस, सियोर्सन, फ्रॉड या फिर ऐसा कुछ करके हम उससे अगर लेते हैं तो वो वॉलंटरी नहीं माना जाएगा, वो कहीं ना कहीं आगे चल के वाइड मान लिया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है। तो कभी भी जो विलिंगनेस होगा वो क्या होगा? वॉलंटरी होना चाहिए। इच्छा को जाहिर किया जाता है वो वॉलंटरी जाहिर किया जाना चाहिए, किसी के दबाव प्रेशर में आके जाहिर नहीं होना चाहिए। विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। क्या है मेन इसमें? विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। एसेंट और कंसेंट, जैसा कि हमने आपको बताया है, एसेंट और कंसेंट दोनों में अंतर है। एसेंट एक पार्टी का होता है, कंसेंट दोनों पार्टी का मिलके होता है। असेंट कभी भी एक पार्टी का होगा, कंसेंट कभी भी दोनों पार्टी का होगा। ठीक है। इसमें आगे वही चीज लिखा है, इंटेंशन टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर पर्सन हैज टू बी देयर इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट विदाउट एनी इंटेंशन टू ऑब्टेन द एसेंट। अगर कोई व्यक्ति, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है या फिर कोई स्टेटमेंट बनाता है जो कि उसके इंटेंशन से नहीं मिल रहा, मतलब उसका इंटेंशन नहीं था ये करने का, बस वो कर रहा है, वो वॉलंटरी नहीं कर रहा है, बस वो किसी डर या दबाव में आके कर रहा है, उसका इंटेंशन नहीं था करने का। ठीक है। तो एंड दैट एसेंट ऑफ अदर पार्टी थ्रेटो इज नॉट अ वैलिड प्रपोजल। तब वो क्या हो जाएगा? वह एक वैलिड प्रपोजल कभी नहीं बन सकता, उसको हम एक वैलिड प्रपोजल नहीं कहेंगे। ठीक है। अब आगे इसके एग्जांपल आइए देखते हैं। ए ने बी को बोला, बी के सामने गया, वो बोला, ये एक जनरल स्टेटमेंट दिया बी को कि इसका जो है ना इंटेंट है कि हम जो है अपना रेडियो सेल करें। ठीक है। हम जो है अपना रेडियो जो है सेल करें। आई वॉन्ट अमाउंट ऑफ टू द प्रपोजल अनलेस इट accompanied by an intention to obtain B assent थ्रेटो। ए ने बी को ये बोला, एक जनरल स्टेटमेंट दिया, उसका इंटेंशन नहीं था कि हम ये रेडियो सेल करें। ए ने बी को ये जनरल स्टेटमेंट दिया कि हम एक रेडियो सेल करना चाहते हैं, लेकिन वो उसका अंदर से इंटेंशन तो नहीं था कि हम उसको सेल करें, बस वैसे ही बोल दिया। और ये देखना चाह रहा था क्या बी का एसेंट है कि लेगा कि नहीं। अगर बी यहाँ पे हाँ भी बोल देता
तो भी इसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं। काहे कि यहाँ पे ए का इंटेंशन ही नहीं है कि हमको बेचना, वो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, बस वो देखना चाहते थे क्या ये मेरा रेडियो बिकने लायक है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बस वो एक देखना चाह रहा था कि हाँ ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ठीक है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसके हिसाब से नहीं बनेगा, ये वाइड बन जाएगा वहीं पे, काहे कि इंटेंशन ही नहीं है तो कहां से वैलिड बनेगा। ठीक है, तो आज हम इसी को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर कल जो है आगे इसके आगे का टॉपिक्स को जो है इसके आगे का टॉपिक जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे और आगे देखेंगे आगे क्या क्या दिया गया है। ठीक है।